आप लोगों ने जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी उसके क्वेश्चंस कर लिए थे? उसमें थे ना लास्ट में कुछ क्वेश्चंस? असाइनमेंट तो नहीं आया किसी का भी तीनों में से? हाँ भाई, असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिंस, मैथ के असाइनमेंट हो रहे हैं बस। मैम किए हैं क्वेश्चन लेकिन भेजे नहीं अभी। क्या हो गया? कम करे हैं क्वेश्चन। समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। क्या किया है? करें तो शेयर कर दो। क्वेश्चन हाँ बस क्लास के बाद कर दूंगा। ठीक है। उन वाले असाइनमेंट्स की नहीं कह रही जो मैंने परसों भेजे थे, जो कल वाली जो पीडीएफ थी उसमें लास्ट में क्वेश्चंस थे ना कुछ जो तुम्हें करने थे सॉल्व, उनकी बोल रही हूँ, वो वाले शेयर कर देना। राहुल ने तो शायद कर दिए है ना। अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को थोड़ा ड्रॉप कर रहे हैं, अभी आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्हें करवाऊंगी। ठीक है, किसी दिन टाइम लगेगा तो हम लोग एक उसके लिए अलग से सेपरेट क्लास रख लेंगे जो टॉपिक्स बच गए हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस 2024 और 25 के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस का सेशन। ठीक है, सिर्फ पीवाई, अब बाकी का आज और चैप्टर्स जो है उन्हें कवर करेंगे। हाँ बस वही भेजना। तुम लोगों ने अब की बार जो तुम्हें ओएमआर के साथ साथ तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर भी था जब आपने फिल किया था अपना संडे वाले टेस्ट में दिल्ली वालों, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन नो पेपर तुम्हारे हाथ में ही था। और फिर तुमने अपनी टेस्ट लिंक ओ से अपना टेस्ट फिल किया था ऑनलाइन, ऐसे ही किया था? क्वेश्चन पेपर ले लिया था? मैम ओनली ओएमआर था, क्वेश्चन पेपर ले लिया था। खुशबू मैम तो बोल रही थी कि क्वेश्चन पेपर तुम लोगों के पास था, पेपर तो लिया नहीं था। मैम पेपर ले लिया था। इसी वजह से कहीं तुम्हारे मार्क्स सबके इतने अच्छे तो नहीं आए इस बार? सबके। गर्व ने तो अब की बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। गर्व फिजिक्स में तो 100 नंबर सेंचुरी मारते मारते रह गए। गर्व मैं कह रही हूँ कि बार तुम सेंचुरी मारते रह गए, फिजिक्स के पेपर में रह गए थोड़ा सा बस। गौरव तुम्हारी कंप्लेन आ रही है भाई। गौरव गौरव पढ़ता नहीं है। गौरव थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 महीना बचा हुआ है, समझ में आ गई? 1 ही महीना बच रहा है बस, मेहनत करनी शुरू कर दो, तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। संदीप बचा है आना, ऋषि, संदीप, मनीषा आ गई। यस मैम। अनुज आ गया। यस मैम। नितांत आ गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ईएम वेव्स, है ना।
जो EM वेव्स वाला टॉपिक था वो तुम्हारी क्लास में नहीं हो पाया था, EMI हुआ था सिर्फ। वेव्स एंड मैग्नेटिज्म का मैटर वाला जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उन सबके यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों ने रख लिए हैं, ठीक है। अरे हे भगवान, ठीक है। आज का टॉपिक है अपना मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आता है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आता किसकी वजह से है, देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट सबसे पहले फाइंड कैसे हुआ वो देखते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, अगर कैपेसिटर को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है ना। कैपेसिटर में चार्ज इंस्टेंटली नहीं हो जाता, कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज होने में कुछ समय लगाएगा। मान लो यहाँ इस वाली प्लेट ए से कुछ चार्ज कौन सा चार्ज होगा, देयर इज सम DQ चार्ज, ठीक है। DQ चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए इस B वाले टर्मिनल पर जाकर अटैच हो जाता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया है A पर, तो A पर शुड बी पॉजिटिव चार्ज। धीरे धीरे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर क्या हुआ, देखा गया कि जो ये चार्ज जो है ये कुछ समय में जाकर तुम्हारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, जिसका हमें क्या मिलता है, Q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय टाउ। टाउ क्या होता है हमारा, RC कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि चार्ज इस तरीके से कैपेसिटर के अंदर इंक्रीज होगा। अब देखो चार्ज अगर कैपेसिटर के साथ इंक्रीज होगा तो प्लेट्स के बीच की बात करती हूँ, तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, वेराइंग। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइंग है तो वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। किसने बोला था ये, फैराडेज लॉ ने, कि अगर मेरे एक दूसरे को इंड्यूस करती हैं, अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगी आपस में। तो ड्यू टू द 7 मिनट बाद आने का कोई मतलब नहीं है क्लास में, तो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना। इसका मतलब A और B के बीच में अगर आप किसी निडल को रखोगे तो क्या दिखेगा कि वो मैग्नेटिक निडल यहाँ पर ऑसिलेट करती हुई दिखाई देगी, मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। अब देखा गया कि यहाँ पर या तो ये बोल लो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आया है, या ये बोल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइंग है, वो वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट जनरेट करेगी। जो यहाँ पर वो करंट इंड्यूस होगा वो कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, या इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट देखो किसके बराबर होगा बेटा, जो वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वायर्स में करंट है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से वायर में जो करंट है वो कौन सा करंट होता है, कंडक्शन करंट। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, करेक्ट। अगर मैं बात करूं अगर बाहर जो है यहाँ पर तो मेरे पास IC करंट है और यहाँ ID करंट है, तो एक बार बताओ क्या ये दोनों करंट बराबर होने चाहिए,
कंडक्शन करंट किसके बराबर होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होना चाहिए। तो कंडक्शन करंट जो आया है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आएगा। मैम बराबर क्यों आएगा दोबारा करना? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है ना, जो करंट बाहर है कंडक्शन करंट उतना ही करंट आईडी बना जनरेट करेगा। ठीक है, जितना करंट तुम्हारे यहाँ पर मिलेगा ना तुम्हें कंडक्शन करंट का, वो आईडी के बराबर ही होगा, यानी आईसी और आईडी बराबर है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी यहाँ पर। कॉन्टिन्यूटी की बात है कि जितना करंट बाहर है उतना ही कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो करंट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कई बार हम आईडी निकालते वक्त क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? जो कंडक्शन करंट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है कंडक्शन करंट का फॉर्मूला? dq बाई dt, है ना। तो आईडी निकालते वक्त dq बाई dt बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिकॉज आईसी जो है आईडी के बराबर है। अदरवाइज आईडी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया है? डिस्प्लेसमेंट करंट किसके चेंज की वजह से आया है? बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके चेंज की वजह से जनरेट हुआ है? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, फील्ड बोल लो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल लो, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डी टी। एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाया है? इसी चीज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कि आईसी किसके बराबर हो जाए? आईडी के बराबर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बराबर आता है, और माइनस साइन ड्यू टू डायरेक्शन की वजह से, कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेपरेशन दी हुई है इनके बीच की 10 सेंटीमीटर, एरिया 16 दिया हुआ है। ये डीसी करंट से चार्ज होता है तुम्हारा कैपेसिटर। सरफेस ऑफ एरिया इनसाइड द कैपेसिटर इज 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहता है कि आप इस कैपेसिटर के बीच में एक एरिया कंसिडर करो, कितना? ए नॉट। ठीक है, ये ए नॉट एरिया कंसिडर कराया है इन्होंने। अब कह रहे हैं कि बताओ कि किसी इंस्टेंट पर जब तुम्हारे सर्किट का करंट 6 एम्पियर है, सर्किट का करंट 6 एम्पियर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट इस ए नॉट से कितना पास होगा? ठीक है, इस ए नॉट से कितना करंट पास हो रहा होगा, ये हमें बताओ। अब देखो बेटा, कंडक्शन करंट तो यहाँ होगा 6 एम्पियर का। ठीक है, कंडक्शन करंट तो यहाँ होगा 6 एम्पियर का। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस पूरे में होंगी। ठीक है, इस पूरे रीजन में होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट अगर तुमने ये ए नॉट एरिया छोटा लिया है तो देयर इज सम पॉसिबिलिटीज कि सारी फ्लक्स लाइन इससे पास ना करके जाएं, तो कुछ ही फ्लक्स लाइन इससे पास करके जा रही होंगी। ठीक है, तो इस ए नॉट से कितनी लाइन पास करके जा रही है वो मुझे निकालना है। अब तुम्हें पता है कि ये सारी फील्ड लाइंस ही क्या बनाएंगी? डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो जितना भी ये मैंने पर्पल किया है यही सारा डिस्प्लेसमेंट करंट बनाएंगी ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। लेकिन मेरे ग्रीन वाले शेडेड पोर्शन से बहुत कम वाला जो फ्लक्स लाइन है वो पास करके जा रही है, जैसे 1 2 3, बस यही पास करके जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ये पूरा कंडक्शन करंट के बराबर तो नहीं होगा इस पर्टिकुलर एरिया से। अगर सारी पर्पल लाइन को ऐड कर दूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन के बराबर हो जाएगा, विच इज 6 एम्पियर, जो कि सर्किट के बाहर का करंट है। लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर पोर्शन से लेना है तो मेरा कितना करंट पास करेगा ए नॉट से? बताओ, करंट डेंसिटी से निकाल सकते हो, इस पोर्शन से कितना करेगा पास? बताओ बेटा। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो बाहर मेरे पास जो कंडक्शन करंट की करंट डेंसिटी है वो कितना है? करंट कितना है? 6, और एरिया कितना है? देखो इस पूरी सरफेस का अगर मैं एरिया की बात करूं, कैपेसिटर प्लेट की एरिया की बात करूं, तो यहाँ पर पूरा एरिया कितना है? 16। तो ये हो गई पर यूनिट एरिया से कितना करंट डेंसिटी क्रॉस कर रहा है, 16/6/16 I बाय ए। एरिया किसका लिया है? ये कैपेसिटर की प्लेट का। भाई ये कैपेसिटर की प्लेट से ही तो क्रॉस करके जाएगा करंट, कैपेसिटर की प्लेट से ही तो ये सारा करंट क्रॉस करके जाएगा प्लेट लाइंस। अब मुझे कितने का चाहिए था? 3.2 सेंटीमीटर का। तो क्या मैं 3.2 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकती आईडी करंट? ठीक है,
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आई डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसे, आई अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए डैश। हाँ बताओ किसको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हाइपोथेटिकल एरिया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 12,000 कितना मिली एम्पियर, हम 1200 1000, है ना, 1200 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, कि इस पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास करेगा, ठीक है, उस इंस्टेंट पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कह रहा है कि हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, टाइम वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तुमने, मतलब मैं बोल लूं कि यहाँ पर एसी वोल्टेज लगा दी होगी, टाइम वेराइंग है तो एसी वोल्टेज हमने यूज कर ली है यहाँ पे। एसी वोल्टेज मतलब कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो मतलब कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ भी प्रोड्यूस होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट इज 1, कि मतलब जो यहाँ पर प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 है। इंस्टेंटिनियस डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हें दे दिया, आईडी दे दिया कितना, 0.25 मिली एम्पियर, किसी इंस्टेंट पे इतना करंट है। अब पूछ रहा है कि बताइए द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे, बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ये आईडी करंट उस इंस्टेंट का आईसी करंट भी होगा सर्किट का, ये आईडी करंट इस सर्किट के उस इंस्टेंट पे आईसी करंट भी रहा होगा। मेरे पास आईसी करंट किसके बराबर हो जाएगा, देखो Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दूं, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, dQ बाई dt इक्वल्स टू C dV बाई dt। और जो ये dQ बाई dt होगा ये मेरे पास कौन सा करंट होगा, कंडक्शन करंट, और यही कंडक्शन करंट मेरे डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर भी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 0.25 मिली एम्पियर अपॉन में कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफेराड इक्वल्स टू dV बाई dt। तो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये 2025 के क्वेश्चंस थे दोनों। बोलो बेटा, हेलो, आवाज आ रही है क्या, यस मैम। ओके। फिर आता है देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिर्फ सिंपल वेव इक्वेशन लिख, कैसे लिखते हैं, सिंपल वेव इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, इसमें अगर ये साइन माइनस का है तो देखो kx, यहाँ पर जो k के साथ क्या लिखा हुआ है, k के साथ जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन होती है, ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, kx। अगर यहाँ पर ये दोनों साइन नेगेटिव हो या दोनों साइन, देखो अगर इनमें से क्या हुआ, एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, तो यहाँ x की कौन सी डायरेक्शन होगी, ये x किस में ट्रेवल कर रहा होगा, यानी x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। अब बात आई कि प्लस में है कि नेगेटिव में, तो ये किस में होगा अभी फिलहाल, kx माइनस ओमेगा टी, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो इसका प्रोपोगेशन किस में होगा बेटा, नेगेटिव x डायरेक्शन में, सॉरी प्लस x डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव x में, किस में होगा, पॉजिटिव x में। अगर मैं ये लिखती हूं a साइन माइनस kx माइनस ओमेगा टी, तो अब किस में होगा इसका प्रोपोगेशन, अगर दोनों साइन नेगेटिव में होते हैं तो प्रोपोगेशन किस में होगा। अच्छा, इसमें तुमसे प्रोपोगेशन तो पूछी नहीं है, तुमसे इसमें इंटेंसिटी पूछी है ना, कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होगी इस क्वेश्चन में, वेट। अच्छा, हमसे तो इंटेंसिटी ऑफ वेव पूछी है कि वेव की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, ओके। तो वेव, अच्छा ये वाला हटाओ अभी, वेव की इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना।
इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव की इंटेंसिटी कैसे लिखोगे? अगर मेरे पास ये वेव इक्वेशन दी हुई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है क्या, EY इक्वल्स टू 200 साइन 1.5 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 70 माइनस 0.05x। तो मैं अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो a का वैल्यू होता है कि ये हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वेव का। सिंपली यहाँ पर मुझे ये 200 दिया हुआ है, तो यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड दिया होगा E नॉट। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है। अब इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिखोगे, यानी इंटेंसिटी अगर पूछी है तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी? देखो अब इंटेंसिटी के मेरे पास ये वाले फॉर्मूले होते हैं। एक तो इंटेंसिटी होती है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर मुझे ये फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी लिखना हो तो इंटेंसिटी के साथ ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया इंटेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। तो क्या यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करके इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या, मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू हमारे पास 200 है, 200 का स्क्वायर, सी की वैल्यू है मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम यहाँ पे एनर्जी 200 कैसे हो गई? एनर्जी नहीं है 200, ये ई है ना, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है का एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये मुझे 200 दी हुई है ना। हाँ, ई इज नॉट एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई एनर्जी नहीं है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ना, कि कितना एम्पलीट्यूड है, तो ये ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, याद है वो वाला फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते, ये फॉर्मूला याद रखना। गर्व ये ई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो यहाँ पर दिया हुआ है 200, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, क्या आंसर बनेगा इसका, बोलो जल्दी। 53। हाँ ठीक है, 53। ये देखो ये वाले क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एक मीडियम का 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी दे दी 6 इंटू 10⁸, फॉल्स नॉर्मली ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एब्जॉर्ब कंप्लीटली, मतलब सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, तो रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। तो मैंने तुम्हें ये ड्यूअल नेचर में कराया था कि अगर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के केस में रेडिएशन प्रेशर किसके बराबर आता है, आई बाय सी, एब्जॉर्प्शन के केस में, करेक्ट। और अगर मेरे पास रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, तब मेरे पास प्रेशर का क्या फॉर्मूला आता है, कंप्लीट उसमें 2I बाय सी, है ना। कंप्लीट प्रेशर कंप्लीट रिफ्लेक्शन में आता है 2I बाय सी। तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिया हुआ है कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन I बाय सी। अब देखो c तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है, बट ये स्पीड ऑफ लाइट कब होती है, जब तुम्हारा लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, वैक्यूम में। बट यहाँ पर जो लाइट है कहाँ ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो यहाँ पर जब आप प्रेशर लिखोगे, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला इंटेंसिटी अपॉन सी, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या बन जाएगी, क्या फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताओ, c बाय
बोलो सी बार फॉर्मूला। में हाँ, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या हो, अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू भी क्या हो जाता है, सी अपॉन वी। तो मेरे पास v की वैल्यू यानी मीडियम में कितनी वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, c बाय म्यू। तो इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ कितना आता है। 6। हाँ, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन के ये वाले फॉर्मुलेज हमें याद होने चाहिए। ये एब्जॉर्प्शन का केस है और रिफ्लेक्शन में ये 2I/c हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, I/c इंटू म्यू। क्लियर। तो I की वैल्यू रख लेना, C की वैल्यू रख लेना और म्यू की रख लेना। आगे बढ़ूं यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है ना भाई, यहाँ पर C की जगह ये I/v बन जाएगा ना तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, C अपॉन म्यू। बस यहाँ पर C अपॉन म्यू रखना था तुम्हें। ठीक है, ओके। इसमें से मैच करना है, बताओ। ये तुम्हारी मैक्सवेल्स की इक्वेशन है, जो हमारे पास 4 मैक्सवेल की इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें से एम्पियर्स लॉ का देखो क्या होता है, एम्पियर लॉ का मॉडिफिकेशन भी आता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, हमारे पास एम्पियर्स लॉ होता है बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया था, आई प्लस आई डी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड हो जाता है इसमें। तो एम्पियर्स लॉ का तो साफ साफ दिख रहा है, सी का 4th है। गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, ये मेरे पास गॉस लॉ होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट, अगर मेरे पास मान लो जो चार्ज इनक्लोज्ड है ये वॉल्यूम में है, तो चार्ज किसके बराबर लिख सकती हूँ मैं, रो डीवी का इंटीग्रेशन। तो यानी डी का कौन सा ठीक हो जाएगा, डी का 4th हो जाएगा। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, गॉस लॉ में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस का क्या आ जाता है, 0। क्लोज लूप बनाती है, तो कर्ल वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 के बराबर हो जाएगा। लास्ट बचा क्या, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ ने क्या बोला था, फैराडे लॉ ने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज, देखो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी डीबी बाय डी होगा, तो मेरा क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे सिंपल बोलती हूँ, अगर मैंने यहां पर लिखा ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 का मतलब, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, बोलो बेटा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 से, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है ना। क्लोज्ड इंटीग्रल में अगर मान लो मेरे को क्लोज्ड इंटीग्रल में किसी भी चार्ज को घुमाना है, किसी भी चार्ज को अगर मैं क्लोज्ड इंटीग्रल पे जहां से चलती हूँ वापस वहीं आ जाते हैं हम लोग, तो क्लोज्ड इंटीग्रल में वर्क डन मेरा कितना होगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अगर मेरे पास फील्ड कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव नेचर का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या आता है, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप। कंजर्वेटिव फोर्स का अगर मैं क्लोज लूप से वर्क डन निकालती हूँ तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, हाँ या ना, क्लोज लूप Yes. पे, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। लेकिन एम्पियर्स लॉ ने, सॉरी फराडे ने क्या बोला, फराडे ने बोला कि ई डॉट डीएल किसके बराबर है, ई डॉट डीएल बराबर है किसके, डी बी बाय डी टी के, बी बोल लो या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल लो, इसके बराबर है ये। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगी ना।
नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर क्योंकि उसका क्लोज इंटीग्रल 0 नहीं आ रहा है, उसके क्लोज इंटीग्रल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो यानी ये कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप भी बना सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, प्लस क्यू से चलेगी माइनस क्यू पे एंड हो जाएंगी, बट माइनस से प्लस क्यू वापस नहीं आएंगी, क्लोज लूप नहीं बनाती। बट जो ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये क्लोज लूप भी बनाएगी, बना सकती है ना, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो ये बताया हमारे फैराडेज लॉ ने, ठीक है। तो ये 4 लॉ हैं, ये चारों लॉ हमें याद होने चाहिए, ठीक है। बी डॉट डी ए 0 के बराबर है क्योंकि कर्ल हो जाएगा, क्लोज लूप बनाती है तो कर्ल करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा वेक्टर का। हाँ जी मैम ये फैराडे लॉ में ये 0 क्यों नहीं होगा बी डॉट डी ए, ये दोबारा समझाना। कहाँ पे ई डॉट डी एल 0 क्यों नहीं होगा? इसमें देखो ये ई डॉट डी एल 0 भी होता है, ई डॉट डी एल 0 के भी बराबर है, लेकिन ये ई डॉट डी एल 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग ना हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड वराइंग नहीं है इसका मतलब डीबी बाई डी टी 0 है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वराइंग नहीं है, तो डीबी बाई डी टी 0 है। इसका मतलब ई डॉट डी एल 0 हुआ। ई डॉट डी एल 0 होने का मतलब है कि कैसा फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर है, ठीक है। बट जब हमने फैराडेज ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बट उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई उसका नेचर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत डिफरेंट था, मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर है और क्लोज लूप भी बनाएगी, ठीक है। इसीलिए ये 0 के बराबर नहीं है। आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन और है इसका। हाँ मैम अगर हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड कर दे तो तब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी ना? गॉस लॉ ऑफ, नहीं गॉस लॉ तो 0 ही रहेगा, बी डॉट डी ए तो 0 ही रहेगा भाई, बी डॉट डी ए तो 0 ही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप बनाती है ना, तो बी डॉट डी ए तो 0 ही रहेगा, उसका उससे कोई मतलब नहीं है। बी डॉट डी एल इज ऑलवेज 0। बात हो रही है ई डॉट डी एल की, बात ई डॉट डी एल की हो रही है कि ई डॉट डी एल 0 के बराबर भी है और ई डॉट डी एल डी फाई बाय डी टी के भी बराबर है। ये दोनों सही, ये दोनों ठीक हैं, गलत इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने तुम्हें बता दिया है कौन किस कंडीशन में ठीक होगा। क्लियर हुआ? ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 भी गलत नहीं है, ये ठीक है लाइन। यस मैम। बात समझ आ गई? तो अगर ये इक्वेशन आती है क्या ई डॉट डी एल 0 के बराबर होगा, तो क्या है, सही है। बट इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन समझ में आया? यस मैम। ये लिख लो कि ई डॉट डी एल भी 0 के बराबर है बट मैग्नेटिक फील्ड शुड नॉट बी वेराइंग। ये अब बोलो इसमें कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोलो। आगे बढ़ू? यस मैम। ओके ये वाला बताओ। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, electromagnetic waves carry energy as they travel through space and this energy is equally shared by electric and magnetic field. True or false? मैम ट्रू। है ना, ट्रू। EM waves के पास एनर्जी भी होती है और ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड स्टेटमेंट बताओ, क्या प्रेशर एक्सर्ट होता है, अभी पढ़ा है, प्रेशर एक्सर्ट यस करती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके ये वाला ट्राई करो। हेलो हेलो, राम राम भाई साहब, ठीक हो? बताओ क्या कह रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज दिस travels along z direction corresponding EM waves and magnetic field vectors are mutually perpendicular। देखो ये तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, है ना, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो बी और ई इनके परपेंडिकुलर मिलेगा हमेशा। तो इसमें तुम्हें वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा सी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम का 1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ, तो सी बाय एफ कर सकते हो, ठीक है, फटाक से आंसर आ जाएगा सी बाय एफ से। बस वेवलेंथ पूछी थी, देखो ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। आगे बढ़ू, आंसर बता दो इसका अगर आ गया हो तो। मैम 5 मीटर। हाँ ठीक है, 5 मीटर्स। देखो अगेन, अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, E and K represent electric field and propagation vector, ठीक है, of EM waves, then magnetic field vector is given by। तो देखो मेरे पास क्या है, तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेव की प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है। इनका कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, इनके बीच में रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के बीच में, E इक्वल्स टू CB, है ना, E इक्वल्स टू CB। और अगर मुझे इनके बीच में क्या निकालना है, डायरेक्शन के लिए निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने EBC सिखाया था, है ना। अब इन्होंने क्या पूछा है, एक सेकेंड, प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ EM वेव्स देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C क्रॉस E। देखो इसके B के आगे वाले दो ले लो, यानी C क्रॉस E करना पड़ेगा। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की क्या मिल जाएगी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से मिलेगी, कैसे, C क्रॉस E से। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछता तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे वाले दो ले लो, क्या, B क्रॉस C हो जाएगा। सी की पूछूं तो सी क्या हो जाएगा, सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट किधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है ना, वेलोसिटी यानी उसकी डायरेक्शन किधर है। तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन निकालने के लिए E क्रॉस B करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये निकालते हैं हम इस तरीके से डायरेक्शन, तो EBC याद रखना। फिर एक होता है वेव की वेलोसिटी, कि वेव वेलोसिटी क्या होती है ना। तो किसी भी वेव की वेलोसिटी किसके बराबर होती है भाई, ओमेगा बाय K के बराबर होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो E इक्वल्स टू CB है, तो B किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन C। E हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया ही हुआ है। अब मैं C को क्या लिख सकती हूँ भाई, C क्या है, वेव की स्पीड ही तो है C किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड है। अगर यहाँ पे वेव की स्पीड तुम्हें रिप्रेजेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ K, तो C को मैं क्या लिख सकती हूँ, वेव की वेलोसिटी ओमेगा अपॉन K, तो K ऊपर चला जाएगा 1 बाय ओमेगा, ये मेरा मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है। B किसके बराबर आया, E अपॉन ओमेगा इंटू K, ठीक है। ये मेरा क्या आया, वेव की B का मैग्नीट्यूड। बट इसने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मुझे वेक्टर बताओ कि किस तरीके से होगा। तो भाई वेक्टर किस फॉर्म में लिखोगे आप, B वेक्टर किस फॉर्म में लिखोगे, 1 बाय ओमेगा एज इट इज। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कौन दे रही है मुझे, C क्रॉस E, है ना, C क्रॉस E। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, C क्रॉस E। अब बात आई C क्या थी, वेव की प्रोपोगेशन डायरेक्शन यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर C को क्या दिया हुआ है तुम्हें, देखो प्रोपोगेशन वेक्टर को K से रिप्रेजेंट करना है, तो C को मैं क्या लिख दूं, K क्रॉस E। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय ओमेगा K क्रॉस E वेक्टर। क्या ऑप्शन आएगा यहाँ से हमारा, एक बार देख लेते हैं। B 1 बाय ओमेगा है ना, ऑप्शन A होगा 1 बाय ओमेगा से। तो दो चीजें क्या सीखी, एक तो मैग्नीट्यूड और तीसरा डायरेक्शन। तो वेक्टर के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, K और E के बीच में डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, यानी जो ये K E है इसको विद डायरेक्शन लिखो। तो विद डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, K क्रॉस E लिखेंगे, है ना। भाई मल्टीप्लाई में तो कैसे भी लिख सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन में क्या लिखना चाहिए, K क्रॉस E लिखेंगे, E क्रॉस K मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, EBC से, ठीक है। चलो
इसमें मुझे सही रिलेशन बताओ। इसमें सही रिलेशन बताओ। फर्स्ट ऑप्शन नंबर अभी पढ़ा था हमने, E इक्वल्स टू BC, E इक्वल्स टू CB होगा। ये मुझे E नॉट दिया हुआ है, तो यानी E नॉट इक्वल्स टू CB नॉट। वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाय के है, तो C को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा B नॉट किसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो वेव की वेलोसिटी याद रखना ओमेगा बाय के होती है, वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाय के। चलो इसमें से मुझे ट्रू फॉल्स बताना सब बच्चे। पहला इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या वेव वैक्यूम में किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उससे उसकी स्पीड पर कोई डिफरेंस आता है? अगर मैं x में ज्यादा y में कम, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है और यही हर डायरेक्शन में रहेगी। तो पहला ऑप्शन फॉल्स। सेकंड बोलो, सेकंड क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ये सही है कि गलत है भाई? डिपेंड करती है ना वेवलेंथ पे, तो कि किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेवलेंथ के साथ वेरी करता है ना। तो बी इंडिपेंडेंट लिख रहा है, तो ये सही है कि गलत है? हाँ, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ मैम फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। सी बताओ। ये कह रहा है कि लाइट की स्पीड जो है ना वो इंडिपेंडेंट है सोर्स के मोशन से, मोशन ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं सोर्स को मूव कराने लग गई तो क्या मेरी लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी? बताओ। अगर हम सोर्स को मूव कराने लग जाएं तो क्या लाइट की स्पीड चेंज होगी? भाई नहीं होगी ना बेटा। सोर्स के मोशन पे कैसे हो जाएगी? इंडिपेंडेंट ही रहेगी ना। आप कितनी तेज किसी भी चीज को मूव करा लो, उससे तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट तो किस पे डिपेंड करती है? किस मीडियम में ट्रेवल करती है, उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, इन चीजों पे डिपेंड करती है ना। तो सोर्स के मोशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट, मतलब ऑप्शन ट्रू है ये, है ना। डी वाला बताओ। ट्रू। इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है क्या भाई? भाई इंटेंसिटी क्या है कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस करी है, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से या पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी क्रॉस करके गया है, वो इंटेंसिटी है। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर सकता है भाई? नहीं करेगा ना। तो ये भी ट्रू है ना। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया था, तो इसका हमारा सी और डी बनेगा, तो शायद वो डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। सी एंड डी आर ट्रू। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, EM waves are not deflected by electric and magnetic field। सोच के आंसर देना। ट्रू ना। EM waves मेरी गामा वेव्स भी है भाई। गामा कैसी वेव है? हाईली एनर्जेटिक वेव है गामा। गामा इज हाईली एनर्जेटिक वेव, और वो भी कैसी वेव है? EM वेव। तो EM वेव में कोई पार्टिकल्स नहीं होते, है ना। जैसे कि एक्सरे में इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा में क्या होगा? हीलियम होता है। तो वहां तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, EM वेव में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करती। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सेकंड वाला बताओ।
हाँ सेकंड अभी पढ़ा था ई नॉट किसके बराबर होता है, सी वी नॉट के। अब स्पीड ऑफ लाइट म्यू नॉट, और इसमें कैसे लिखते हो, सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर मुझे v का लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो क्या लिखोगे, म्यू एम मीडियम का, एप्सिलॉन एट मीडियम का। फिर क्या हो जाएगा मीडियम के टर्म्स में बताओ, म्यू एम को क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, करेक्ट। म्यू नॉट म्यू आर सी बन गया, तो उसको क्या लिख दूं, वीएम किसके बराबर हो गया बेटा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू आर एप्सिलॉन आर, करेक्ट, क्लियर। और अभी तुमने पढ़ा था कि वीएम किसके बराबर होता है, सी अपॉन म्यू के। तो यहां से क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि म्यू किसके बराबर हो गया, म्यू किसके बराबर है, म्यू आर एप्सिलॉन आर के। बताओ, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, बोलो। Yes. तो सेकंड इक्वेशन फॉल्स, तो स्टेट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ये भी चीजें, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये बोलो, माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होगी, Aircraft navigation. इंफ्रारेड रेज कहाँ यूज होंगी, And physiotherapy. यूवी रेज लेसिक आई सर्जरी, Basic. यूवी रेज लेसिक आई सर्जरी, एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, Cancer. तो माइक्रोवेव एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी, ठीक है। इसमें बोलो, ये देखो ये मैच करा रहा है कि कौन सी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होंगी, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है, बताओ, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव डिके। मैंने तुम्हें रेडियो एक्टिव डिके में कब कहीं एक्सरे निकाल के दिखाई है, B का होगा first. हाँ गामा निकलता है ना, कि कोई पार्टिकल मान लो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में ना होगे एक्साइटेड स्टेट में है, अब वो पार्टिकल ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या रिलीज करेगा, गामा रे। तो गामा रे कब निकलेगी, रेडियो एक्टिव डिके में, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे कैसे निकलती है भाई, एक्सरे क्या है, एक्सरे मान लो मेरे पास ये कोई टारगेट है, ठीक है, तुमने क्या किया, हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुमने बहुत पोटेंशियल डिफरेंस से इनको एक्सीलरेट कराया है किसी एक्सीलरेटर में, ये इस टारगेट पे आके बॉम्बार्ड करते हैं। बॉम्बार्डमेंट के बाद क्या होता है, इस टारगेट का जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज। अब ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहाँ पर क्या बन गई, भाई एक्सरे कैसे बनती है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जंप करेंगे, और जब ये जंप करते हैं तो क्या होगा, तब हमारी क्या निकलती है, एक्सरेज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें निकलता है एक्सरे, तो एक्सरे के कहां से रिलेट कर गया, इनर शेल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। माइक्रोवेव कैसे बनती है, मैग्नेट्रॉन से या फिर क्लिस्ट्रॉन वेव से। इसका मतलब क्या है कि इनपुट देते हो, इनपुट दी जाती है शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, इनपुट में शॉर्ट वेवलेंथ यूज करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि आउटपुट पर क्या मिलती है, हायर वेवलेंथ मिल जाती है, क्योंकि भाई माइक्रोवेव की हाई वेवलेंथ है ना, तो आउटपुट पर हाई वेवलेंथ मिलती है। तो इनपुट पर शॉर्ट और आउटपुट पर हाई वेवलेंथ, ये क्लिस्ट्रॉन वेव से कर सकते हैं या मैग्नेट्रॉन से कर सकते हैं, ये दोनों चीजें माइक्रोवेव से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। दूसरा है अपना रेडियो और गामा, अच्छा गामा तो हमने कर लिया, बचा रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स कैसे बनती हैं भाई, रेडियो वेव्स कैसे बनेंगी, इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन करा के, ठीक है,
ये याद रखना, 2023 में आए, हो सकता है 25 में रिपीट हो जाए। 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या प्रोड्यूस हो सकती हैं? रेडियो वेव्स। ये तुम्हें चारों याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, देखो एवरेज है ये, टू द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। टोटल अभी पढ़ा था, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी थी भाई? टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एवरेज कितना होगा? एवरेज इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट एवरेज। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, क्या बनेगा इनका रेशियो? ऊपर क्या आना चाहिए? एवरेज। तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 वाला। हेलो हेलो, आई एम हियर ओनली। जाओ मत कहीं पे, ठीक है। बहुत कुछ पढ़, तो यहाँ पर क्या आया हमारा रेशियो, क्या बनेगा बेटा? इसका रेशियो 1/4 1/2 का 1:2 आ रहा है क्या? देखो एवरेज 1/4 है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये से ये मर गया, इससे ये 1/2 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये बताओ क्वेश्चन, देखो ये 23 में आ गया 22 के बाद। waves emitted when a metal target is bombarded with high energy electrons। कौन सी वेव इमिट होती है? कौन सी होगी? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? हेलो, एक्सरे। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो कौन सी वेव इमिट होंगी सिमरन? मैम एक्सरेज। हाँ, है ना, एक्स रेज इमिट होंगी जब भी हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें कह रहा है कि ईएम वेव्स जो हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करी जाती है, उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू माइक्रोवेव। यस और नो? अब देखो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी जो तुम्हारी ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी वेवलेंथ यूज करते हैं हम, सॉरी कौन सी रेज यूज करते हैं ऑप्टिकल में? नाम ही ऑप्टिकल है, तो मतलब या तो विजिबल रीजन वाली होंगी या इंफ्रारेड होंगी, करेक्ट। क्या इनकी वेवलेंथ माइक्रोवेव से ज्यादा है इंफ्रा और विजिबल की? फॉल्स है ना, तो असर्शन गलत है, हाँ या ना? रीजन, यस मैम। infrared EM waves are not energetic than microwaves। ट्रू और फॉल्स? भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो उतनी ही एनर्जेटिक। इंफ्रारेड देखो, एनर्जी का मतलब है जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतनी ही एनर्जेटिक होगी। तो इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू माइक्रोवेव ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये ऑप्शन क्या है? ट्रू। इसीलिए गामा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, गामा हाईली एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे सबसे ज्यादा गामा की ही फ्रीक्वेंसी है ना, तो जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाईली एनर्जेटिक। ओके, इसमें से मुझे बताओ, ध्यान से आंसर देना। जल्दी करो जल्दी। हम्म हम्म
बी ऑप्शन। मैम बी। नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशन। अभी पढ़ाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेराइंग होगी तो ई डॉट डीएल 0 के बराबर होगा, बट इन्होंने बोला है कि स्टैटिक कंडीशन में वैलिड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा कहा गया? बी ऑप्शन स्टैटिक में अवेलेबल नहीं है ना, तो बी ऑप्शन। सी भी ठीक है, ट्रू, बट फॉर स्टैटिक। स्टैटिक कंडीशन मतलब वेराइंग नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ई डॉट डीएल के दोनों चीजें हमें याद रखनी है। अब देखो ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2022 का। कैसे करोगे इसको? इसने बोला है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है इस तरीके से, AX और AY दोनों में है, ठीक है, वेक्टर्स। कह रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बताओ, है ना, कितनी होगी। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास 3-4 चीजें होती हैं जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ते हैं। तो क्या होता है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल लेते हो इसको, है ना, बी मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो। एक होता है कैपिटल एम, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एम को बोलो मैग्नेटाइजेशन, है ना। एक होता है एच। एच क्या होता है बेटा? एच क्या होगा? ये इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये तीनों चीजें क्या हैं? देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन तो तुम पढ़ के आ चुके हो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या है? क्या है बेटा मैग्नेटाइजेशन? अगर किसी भी स्पेसिमेन को, मान लो तुमने कोई भी छोटा सा स्पेसिमेन कट किया, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, निकल, कोबाल्ट, आयरन, और उसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे उसकी मैग्नेटाइजेशन। किसके बराबर होती है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, की कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या मतलब है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है, जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ये कहती है कि अगर मान लो आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, किसी स्पेसिमेन को उस फील्ड में रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी डिग्री तक उस प्रोडक्ट को, उस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सकती है ना। देखो तुम अभी पढ़ा है ना तुमने पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जब फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है ना। मैग्नेटाइज हो गया तो यानी वो हो गया मैग्नेटाइजेशन, कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई कि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है कि वो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके, उसे डिनोट करते हैं हम H से, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा? B किसके बराबर होगा, बताएगा कोई बच्चा? म्यू नॉट। B किसके बराबर होगा बेटा? म्यू नॉट H के। ये हमें याद रखना है, B नॉट किसके बराबर होगा? म्यू नॉट H के, ठीक है। अब ज्यादातर ये चीजें होती हैं सोलिनॉइड में, ठीक है। जब हम इनको डिराइव करते हैं तो सोलिनॉइड का केस लेके सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलिनॉइड में, वो कितनी होती है? म्यू नॉट NI। तो यहां से कई बार H को और किसके बराबर लिख देते हैं? H और किसके बराबर है? NI के भी बराबर है, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है, बाकी मैं इसके तुम्हें शॉर्ट नोट्स आज प्रोवाइड करूंगी, एक बार डिटेल में उनसे गो थ्रू हो जाना। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? H निकालने को बोला है आपको कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ, कैसे निकालोगे बेटा? सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले तो B निकालोगे। B किसके बराबर है? E इक्वल्स टू CB। तो B आ गई कितना, देखो यहां से B मेरे पास कितना आ गया, कितना आया था? E/C, ठीक है। हमसे पूछा है H कितना है? म्यू नॉट B। तो H के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड,
बी क्या है, ई बाय सी। और पूछा क्या है मुझसे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। हम्म अरे 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 अरे, ये क्या लिख दिया, ये यहाँ पे ये गलत लिख दिया ना। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच है, तो क्या लिखोगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो अब H के लिए क्या लिखेंगे भाई, H हो गया B अपॉन म्यू नॉट। B की वैल्यू E बाय सी रखो यहाँ पर, और ये हो गया म्यू नॉट। तो यानी ये तुम्हें यहाँ से H की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ पर तुम्हें पुट करनी है। तो सबसे पहले H की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो H की पहले मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, जो यहाँ पर तुम्हें लिया है ना ये 301, पहले ये H के ये मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे, प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड पहले x वाले का निकालते हैं कि 301 वाले के टर्म में कितना आएगा। देखो कैसे लिखोगे बेटा, इस 301 वाले को, x की वैल्यू कितनी, h e आया 301, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसे सॉल्व करके देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, इसे सॉल्व करने ना h की वैल्यू बेटा 0.8 आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप ये निकाल लोगे 545 452 वाला सेकंड केस। सेकंड केस में क्या लिखोगे आप, 452 गिवन है, 3 इंटू 10⁸, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाले का कॉफिशिएंट निकाल लिया, मतलब कॉफिशिएंट आ गए। जरा मुझे इनके कॉफिशिएंट बताना, दोनों केस में कितने आ रहे हैं। पहले वाले 301 वाले केस में कितना आ रहा है, 0.8। हेलो मैम 0.8 आ रहा है कि होगा मैम, 240 कुछ होगा मैम। क्या कह रहे हो आर्यन। मैम 0.8 आएगा तो मैम उसमें तो 240 होनी चाहिए कहीं मैग्नीट्यूड मैम, तो 1 होगा। 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यस मैम 1 आ रहा है। ठीक है 1 आ रहा है तो 1 लिखते हैं, ठीक है। और आगे बताओ सेकंड वाला कितना आ रहा है, 1.5 1.5। तो यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब अब हमें डायरेक्शंस देखनी है, ठीक है। डायरेक्शन देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन सी है यहाँ पर, z। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो कौन सा कैप लिखा हुआ है, x डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, ईबीसी, ईबीसी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C क्रॉस E करना पड़ेगा, ठीक है। C की डायरेक्शन क्या है बेटा, Z यानी K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, J कैप, सॉरी X कैप है ना, X यानी I कैप। तो K क्रॉस I क्या बना पहली वाली लाइन से, K क्रॉस I माइनस का I J K, K क्रॉस I प्लस का J, आई कैप जे कैप के कैप, के क्रॉस आई मतलब जे, तो प्लस का जे बनेगा, करेक्ट। तो प्लस का जे, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस का मेरा क्या आंसर आया, यहाँ पे प्लस का जे कैप आया। सेकंड का बताओ क्या बनेगा, सेकंड वाले की डायरेक्शन निकालो कितनी आएगी, ईबीसी से। तुमने बेटा ये कैलकुलेशन सही करी है क्या, कैलकुलेशन ही गलत है, ये तो 0.8 बता रहा है, कैलकुलेशन गलत करी आ रही है, ये 1 नहीं आ रहा, ये 301 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 पाई 0.8 आएगा, कैलकुलेशन में एरर करनी है ना, कैलकुलेशन एरर है भाई, 0.8 आएगा।
तो यानी ऑप्शन नंबर ए या डी में से कोई एक बनेगा, या तो ए होगा या सी होगा। ए और सी में से कोई एक बनेगा, यस और नो? या तो ए या तो सी, क्योंकि ये 0.8 आ रही है वैल्यू, कैलकुलेट कर लेना। ये 0.8 समथिंग बन रहा है, मैंने भी कैलकुलेट करा था, 0.8 ही आएगा। अब डायरेक्शन में से बताओ कौन सा बनेगा? -j। सेकंड वाला -j बनेगा, -j कैप। तो यानी ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस की जगह। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई? इसका माइनस तो एज इट इज आएगा, और ये वैल्यू प्लस भी आई थी वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या करोगे आप? k क्रॉस j। तो k क्रॉस j करने पर क्या मिलेगा? माइनस का आई कैप, करेक्ट। तो यहां माइनस का आई कैप होगा, तो ये डायरेक्शन माइनस बनेगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर माइनस था ना, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। जो यहाँ गिवन है वो एज इट इज लिख देना, क्योंकि मेरा भाई मल्टीप्लाई करने के बाद तो प्लस का वाई आया ना, तो देखो मैंने यहाँ ए वाई लिखा है, यहाँ ए एक्स था और इसको ए वाई लिखा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है, ये याद रखना। यहाँ ए वाई था, ये एक्स लिखा है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ आई थी? आई कैप, बट नेगेटिव का है तो यहाँ नेगेटिव साइन लग गया, ठीक है। हेलो, आ गया सबको? ये समझ में? आगे बढ़ू भाई, ये कैलकुलेट कर लेना, गलत नहीं है। मैंने सॉल्व किया था तो 0.8 ही आया था ये, ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लेना। नहीं आ रहा क्या भाई? ये 30 बचेगा ना यहाँ पे, देखो आर्यन तुमने कहाँ गड़बड़ करी होगी। ये 301 अपॉन 12 पाई डिवाइडेड बाय 1 और 0 बचेगा, है ना। 120 पाई से डिवाइड करना होगा, प्लस का भी तो बचेगा ना। तो ये 0.8 ही आएगा। आगे बढ़ू, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन बताओ। यस मैम, डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन तो हमने ये किया है ना, जैसे ये फॉर्मूला बताया था जो ईबीसी से करना है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना था यहाँ पे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H का सीधा रिलेशन B से है ना, तो B का निकालने का तरीका क्या है? C क्रॉस E करना पड़ेगा। C क्या है? वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? यहाँ से, जो ये लिखा होता है ना साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो जो ये x लिखा हुआ है या z लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। तो ये x है ना, तो ये x डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। किसमें? प्लस x में, क्योंकि एक माइनस है ना। अगर कोई भी एक साइन अपोजिट होता है तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे होता साइन kx प्लस ओमेगा टी, तो ये किस में हो जाता? फिर ये माइनस x में वेव प्रोपोगेशन हो जाता, ठीक है। फिलहाल इस केस में किस में है? प्लस x में। तो C क्रॉस E किया, देखो C मतलब मेरा अब यहाँ पर तो Z है, तो मैं करूंगी Z यानी k कैप क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो कहाँ है? पहले वाले केस में x डायरेक्शन में, x मतलब आई कैप। तो k क्रॉस आई कैप क्या मिला? j कैप, है ना, वो भी प्लस का। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन देखो किस में लिखी है? a y में। यहाँ पर देखो C वाले में बेटा a y है, प्लस का है, तो एज इट इज जो इसकी साइन माइनस का था वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो ये 452 वाला है, इसे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का j कैप आएगा। तो इसीलिए इस 1.2 के आगे कैसे साइन लगा हुआ है? मैं सॉल्व हटा देती हूँ, देखो माइनस का। समझ आ गया। देखो यहाँ है ना माइनस साइन, तो इसीलिए ये माइनस साइन आया है, और यहाँ पर ax की डायरेक्शन आई है। गॉट इट? यस मैम। ओके, फिर देखो ये वाले क्वेश्चन आए थे अभी 2025 में। इसमें से कौन सा सॉल्व कराना है? कौन सा वाला कराऊं इसमें से? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? कोई आवाज ही नहीं आ रही किसी की। हाँ, तुम्हें नहीं पढ़ना क्लास में? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EM वेव इज गिवन बाय B की, ये जो अभी हम वो भी करेंगे, अभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला, वो भी बैठे रहना। B की वैल्यू कितनी है? देखो
ये वाला तुम्हें वेक्टर फॉर्म में दे दिया है ना, √3i2i कैप प्लस 1/2 j कैप 30 साइन ओमेगा टी माइनस ZYC। तो देखो ये कैसे बनाया है, मेरे पास साइन क्या होता है ओमेगा टी माइनस KX, क्लियर। साइन ओमेगा टी माइनस K को क्या लिख सकते हो 2π/λ इंटू x। मुझे बेटा यहाँ से पूरे में से साइन ओमेगा बाहर लेना है, ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ बचा t। अच्छा अभी ओमेगा मत लो, अभी अंदर ही रखो, ओमेगा टी माइनस 2π। लैम्डा को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा को स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, करेक्ट, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटू x। अब मैं यहाँ से ओमेगा बाहर निकाल सकती हूँ, देखो साइन ओमेगा बाहर गया, t माइनस 2π/t क्या हो गया ओमेगा, तो ऊपर क्या बचा x/c। तो इस तरीके से तो ये वाली रिलेशन हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली रिलेशन इस तरीके से लिखी गई है, ओमेगा टी माइनस ZYC जो भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है आगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है कितना 3/4i कैप प्लस 1/4 j कैप। मुझे मैग्नेटिक सॉरी ये बी दिया हुआ है ना, बी की वैल्यू दी हुई है। ये हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, E इक्वल टू EBC, B क्रॉस C करना पड़ेगा, करेक्ट। B की वैल्यू दी हुई है, C किस डायरेक्शन में है बेटा, C किस डायरेक्शन में है, C किस डायरेक्शन में है, K कैप माइनस का कि प्लस का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे आप B, B कितना है √3/2i कैप प्लस 1/2 j कैप मल्टीप्लाई C किस डायरेक्शन में है ओमेगा टी माइनस Z, तो Z किस कौन सी डायरेक्शन हुई K कैप, तो K कैप लिख दूं यहाँ पे सीधा, करेक्ट। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा √3/2 I क्रॉस K, क्या बनेगा I क्रॉस K, I J माइनस J कैप माइनस J कैप प्लस 1/2 J क्रॉस K क्या बनेगा प्लस का I, प्लस का I। तो ये मेरा E वेक्टर आ गया, बाकी का सब एज इट इज आ जाएगा। बट देखो ये मैग्नेटिक फील्ड 30 है, तो मेरा E इक्वल्स टू CB क्या बनेगा CB, तो C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो सब में किया हुआ है। कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। तो हमने इस वेक्टर से ये वेक्टर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। 5 में क्या करना है, देखो यहां पर तुम्हें क्या दिया हुआ है ओमेगा टी माइनस KX, यहां पर x को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, यानी वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो ना तो x में है ना y में, किसी पर्टिकुलर वेक्टर से किसी पर्टिकुलर एंगल से कर रही होगी, है ना। तो यानी x और y दोनों में उसकी वेलोसिटी आई है ना, बात समझो। 3x प्लस 4y, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये किसका वेक्टर है 4i माइनस 3j बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। मेरे पास E वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन निकालने का, E इक्वल्स टू अभी पढ़ा था B क्रॉस C, ठीक है। अब ये दोनों मुझे वेक्टर में चाहिए होंगे तभी तो मैं इनका वो निकाल पाऊंगी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे उसी में दी हुई है, देखो वेक्टर में 4i माइनस 3j कैप। क्या मुझे C वाला जो है डायरेक्शन 3x प्लस 4y, क्या ये मुझे वेक्टर में दिया हुआ है, ये वेक्टर में नहीं है। तो इस 3x प्लस 4y को यूनिट वेक्टर में कैसे बना सकती हूँ बताओ, यूनिट वेक्टर में कैसे बनाओगे, B क्रॉस C करना है ना, E इक्वल्स टू BC, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, हाँ इसका यूनिट वेक्टर से बनाएंगे कैसे 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका यूनिट वेक्टर, मॉड कितना 5 बनेगा, 5 लिख दूं यहाँ पे भाई, इक्वल्स टू BC करना है ना, ये C तो था, ठीक है ओके। अब जरा इसको सॉल्व करो, 1/5 में बाहर निकाल लेती हूँ, I से I तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, I क्रॉस J क्या बनेगा K कैप, 16 K कैप, सही है। 3 आगे क्या बना 3 4 जा 12 है ना, माइनस का 3 4 जा 12, ओहो रुको ये तो J कैप हो जाएगा, J कैप कट जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा ना,
3 3 जा 9, क्या डायरेक्शन आएगी 3 3 जा 9, जे क्रॉस आई माइनस आई जे के। तो क्या करना है, जे से आई को मल्टीप्लाई करोगे, तो जे से आई को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का के, तो ये प्लस के हो गया मेरा। तो क्या बना ऊपर 25 के अपॉन 5, तो कितना आया ऊपर 5 के। ये शायद नेगेटिव में आना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हुई क्या। ई को कैसे मल्टीप्लाई करना था, ई इक्वल्स टू ईबीसी ईबीसी ईबीसी, तो बी से सी को मल्टीप्लाई करना था। मैग्नेटिक बी कहाँ है, अरे बेटा गलत करवा दिया ना, ई दिया हुआ है बी निकालना है। देखो तुमने क्या करवाया, ई दिया हुआ है बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करोगे, सी क्रॉस ई करोगे ना, उल्टा मल्टीप्लाई करना था, आपने गलत करवा दिया। समझ आ रहा है, ई दिया हुआ था, करो करो खुद से करो। देखो मेरे को यहाँ पर ई दिया हुआ है, बी निकालना है, तो बी निकालना है तो क्या करोगे, बी के लिए क्या करोगे, सी क्रॉस ई करोगे ना। तो सी ये था 3i प्लस 4j/5 क्रॉस 4i माइनस 3j कैप, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 1/5, बाहर ले लो बेटा, ये माइनस का 25/k कैप आएगा, और ये कितना आया माइनस का 5k कैप, ठीक है। तो ये बनी बी की वैल्यू। कैसे ये निकाला है, अभी तुमने सिर्फ डायरेक्शन, ये अभी सिर्फ डायरेक्शन आई है। आ जाओ अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 57 है तो इसको c से डिवाइड, तो 3/10⁸ से सब कर रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस साइन वाला होना चाहिए, या तो फर्स्ट या सेकंड, सॉरी या थर्ड या तो सेकंड वाला। तो देखो यहाँ पर बेटा खाली k कैप है और यहाँ 5k कैप है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया, माइनस साइन भी है और 5k कैप भी है, यही आया है। देखो बोलो समझ आ गया ये, यस मैम। क्या करना है, बस ये डायरेक्शन याद होनी चाहिए। अगर देखो अगर डायरेक्शन नहीं लिखते तो मेरा +5k आ गया था ना, तो यही गलत हो जाता सवाल। तो ये डायरेक्शन तुम्हें ईबीसी से याद रखनी है, ईबीसी ईबीसी। और अगर ये वेक्टर नहीं है तो इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। देखो इस वाले टर्म को वेक्टर बनाओ, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुक जाना। आगे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल वाले ये आती है हमारी। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है, मैम हो 7:30 तक है ना, 15 तक थी। रुक जाओ। हाँ देखो इसमें 2-3 चीजें करानी है, बैठे रहना। एक तो इसका रिलेशन ससेप्टिबिलिटी का और परमिबिलिटी का, ये एक बार देख लेना, ठीक है, किसके बराबर होता है ये देख लेना, ठीक है। और एक एडी करंट वाला पॉइंट आता है, ठीक है, 2023 में आया है तो शायद रिपीट हो सकता है। एडी करंट क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें कह रहा है कि कुछ गैल्वेनोमीटर्स में हम क्या लगाते हैं, फिक्स्ड कोर लगाते हैं जो कि मेटेलिक मटेरियल की होती है। वो मेटेलिक मटेरियल क्या काम करता है, क्या काम करता है, देखो एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेरे पास कोई कॉइल होती है, ठीक है, अगर कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, वहां जनरेट होता है कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट, है ना, इंड्यूस्ड करंट। अब मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में के अंदर अगर फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है, मान लो ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और अगर अब ये फ्लक्स चेंज हो रही है तो इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है एडी करंट, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है एडी करंट। ये एडी करंट क्या करता है, ये एडी करंट डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही लगाओगे कि मान लो अगर फ्लक्स घट रही है तो इस तरीके से एडी करंट आएगा कि इस फ्लक्स को बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या काम करता है, ये तुम्हारा एडी करंट फटाक से क्या करता है, इस कॉइल को रेस्ट में ले आता है, ठीक है। कैसे ले आता है कॉइल को रेस्ट में,
ये एक बार ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा एडी करंट का। तो इसको एक काम करते हैं, एडी करंट वाले कॉन्सेप्ट को मैं कल समझा दूंगी। तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है, मैं तुम्हें एक शॉर्ट नोट दूंगी जिसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब क्या होते हैं, ये तुम्हें वहां से रीड करके ये जो क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं ना, इन क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो बच गए हैं, आज का तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा। ठीक है, देखो 2025 में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसी पोर्शन से। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला भी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली क्लास में तुम ये पढ़ के आना और यही क्वेश्चंस लगाना। ठीक है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यही तुम्हारा होमवर्क है। हाँ हाँ, अगर करेक्ट करेक्ट, हमने ध्यान नहीं दिया। राइट, बाय। वही मैम।